क्या भारतीय जनता पार्टी और ओपी चौधरी ने यह मान लिया है कि खरसिया से कांग्रेस को हराना बहुत मुश्किल है? चट इस्तीफा प्रशासनिक सेवा से, पट सदस्यता भारतीय जनता पार्टी, बीच में कोई बफर टाइम नहीं था। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि बतौर कलेक्टर जब आप काम कर रहे थे तो आप कितने निष्पक्ष थे? आप इस प्रदेश में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय दिल्ली की आला कमान के इन दिनों आंख, नाक और कान भी बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं गोपाल राय, जानते हैं आप उन्हें? जी। उन्होंने आरोप लगाए कि आपके समय में सरकारी और निजी जमीन की अदला बदली हुई, पर सरकार की ओर से जांच नहीं कराई गई। रमन सिंह की सरकार थी उस। मुझे कोई ज़मीन का घोटाला करना होता तो कैपिटल में करता, दंतेवाड़ा के 5% भी रेट आने वाली जगह पे ना करता। क्या छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री भी भूतपूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे? ये प्रेडिक्शन करना आप मीडिया लोगों को वालों का काम है, ज्योतिष लोग ये काम कर सकते हैं, और असली बात तो हमारे सेंट्रल लीडरशिप तय करती है। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के उस हिस्से में हूं जो एकदम ओडिशा से सटा हुआ है। ये जगह रायगढ़ कहलाती है और ये जगह जानी जाती है पूरे प्रदेश में सबसे तेज़ी से विकसित होते इंडस्ट्रियल शहर के रूप में। यहाँ पर कोयले का काम होता है, स्टील का काम होता है। दूसरी पहचान इस शहर की ये है कि ये छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी लोग इसको जानते हैं। संस्कारधानी शब्द इस्तेमाल होता है। और इन दिनों चुनावी मौसम में, राजनीतिक समय में ये जो जगह है ये एक और वजह से पूरे प्रदेश में पहचानी जा रही है, और वो वजह एक व्यक्ति है। उनका नाम है ओपी चौधरी। ओपी चौधरी भाजपा प्रत्याशी हैं रायगढ़ से। वो 13 साल भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे। इसके पहले रायपुर जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहाँ के कलेक्टर थे। 2008 में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और 2018 में, माफ़ कीजिएगा, और 2018 में वो चुनाव लड़े खरसिया विधानसभा से, जो उनका गृहनगर भी है। वो चुनाव वो जीत नहीं पाए। वहाँ उमेश कुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो जीते। और इस बार दूसरा जो चुनाव इनका है, इनकी सीट बदल दी गई है पड़ोस की रायगढ़ सीट से, जो कंपैरेटिवली थोड़ी अर्बन सीट है, वहाँ से इनको टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश चौधरी इस वक्त छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। जी धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद। आप प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम गांव में जा रहे हैं, अर्बन एरिया में जा रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और एक आशा और उम्मीद के साथ सब लोग देख रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आपके अभी हम चुनाव कार्यालय में बैठे हैं, राजनीतिक बात मैं करूँगा जी, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा अपने परिवार और अपने बचपन के बारे में बताइए। एक बहुत आम साधारण परिवार से आप आते हैं, फिर IAS में चयनित होते हैं, फिर राजनीति का सफर, संक्षेप में। मेरा गांव है यहीं रायगढ़ से 18 किलोमीटर की दूरी पर बायां करके, और वहाँ पे मैं पैदा हुआ, वहाँ पला बढ़ा। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, सरकारी स्कूल में, और जब मैं 7.5 साल का था तो उनका निधन हो गया था। और मेरी माँ 4th क्लास तक ही पढ़ी हुई है, 4th क्लास तक ही पढ़ी हुई है। 6 to 8 जहाँ मिडिल स्कूल पढ़ता था वो खपरेल की छत होती थी, और ज़रा सा भी पानी गिरता था तो पूरा पानी भर जाता था। आज हम स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, न डेस्क था, न टाट पट्टी होती थी, हम बोरे लेकर जाते थे, उसमें बैठा करते थे, एक समय था। और 9 to 12 जिस स्कूल में पढ़ाई किया मैं, वो 9 to 12 जहाँ मैं पढ़ाई किया, वहाँ पे जब मैं 12th क्लास में था तो न मैथ्स का लेक्चरर था, न फिजिक्स का, न केमिस्ट्री का, न बायो का, न हिंदी का। एक ही लेक्चर हुआ करते थे इंग्लिश के। और जब मैं 12th क्लास में था तो पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास लगी थी। इस तरह का स्कूल सिनेरियो था। बट मैं जब करीब 11-12 साल का था तभी माँ के पेंशन के लिए रायगढ़ जाता था, और एक दिन कलेक्टर कार्यालय में गया, हमारा काम नहीं हो पा रहा था, और कलेक्टर ने DO को बहुत डांटा कि इस बच्चे का काम क्यों नहीं कर रही ज़रूरतमंदों का, और तुरंत काम हो गया। तो उसी समय में एक स्पार्क मेरे माइंड में आई थी कि भैया कलेक्टर बनना चाहिए। तो उस ड्रीम को लेकर मैं चलता रहा और बहुत जुनून के साथ मेहनत किया, और बाद में IAS रहा। IAS में सेलेक्ट हुआ, वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेज में। 2005 में वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेज में IAS में सेलेक्ट हुआ, लगभग 23 साल का था। और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ का पहला IAS बनने का एक सौभाग्य मिला था। और फिर 13 साल मुझे होम कार्डर भी मिला, और 13 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी पूरा किया,
फिर बाद में 2018 में आप भारतीय जनता पार्टी में आए। 2018 पे चलते हैं। खरसिया, आप बायंग जो जगह है वो खरसिया विधानसभा में आती है, आप वहाँ से पहली बार चुनाव लड़े। इस बार आपकी सीट जो है बदल दी गई, पड़ोस की सीट है पर बदल दी गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी और ओपी चौधरी ने ये मान लिया है कि खरसिया से कांग्रेस को हराना बहुत मुश्किल है? देखिए, ये तो बीजेपी बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, ऑर्गेनाइजेशनल वे में चलने वाली पार्टी है, और इसमें कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सारे निर्णय हमारी केंद्रीय चुनाव समिति करती है। और जहाँ तक खरसिया का सवाल है, उस पर भी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में हम मतलब 22,000 मुझे ज़्यादा वोट मिले थे पिछले 2013 की तुलना में। सीट तो थी नहीं, मतलब निश्चित रूप से मुश्किल सीट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 2013 की तुलना में 22,000 वोट ज़्यादा मिले, बट उसके हिस्ट्री में बताना चाहूँगा। इमरजेंसी के समय भी उस सीट को हम नहीं जीत पाए थे। आज़ादी के बाद हम कभी, हमारी पार्टी उस सीट को नहीं जीत पाई है। और वहाँ पर अर्जुन सिंह जी जब 88 में चीफ मिनिस्टर रहते थे, तो सबसे सेफ सीट का मानकर बाई इलेक्शन भी लड़ने आए थे। और हार का हमारी पार्टी के लिए अंतर, या कांग्रेस के लिए जीत का अंतर 1990, फिर 93, 98 कम हुआ वो अंतर। नहीं, लगातार वो अंतर बढ़ रहा था। नहीं, आपके समय में वो अंतर लगातार चुनाव दर चुनाव बढ़ रहा था, और मेरे चुनाव में 22,000 वोट बढ़े, और वो अंतर 40,000 से घटकर 17,000 हो गया, जब एक कांग्रेस की वेव थी। लेकिन आपके जब सीट बदली, मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि 90 सीटों में, पूरे 90 सीटों में सबसे ज़्यादा वोट खरसिया पे बढ़े थे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम खरसिया में भी क्रिएट हुआ है। और मैं बोलना चाहूँगा, अभी जो हमारे कैंडिडेट हैं महेश साहू जी, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, पोलाइट हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये मान लेना कि खरसिया सीट कठिन है, ये गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी महेश साहू जी के थ्रू ही एक प्रत्याशी के रूप में खरसिया सीट भी जीत सकती है। आप को रायगढ़ भेज दिया गया, चूँकि थोड़ी आपने बताया कि हिस्ट्री है, वहाँ कांग्रेस का गढ़ है, नंद कुमार पटेल का इलाका है, उनके छोटे बेटे भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं वहाँ से। यहाँ भेजा गया, इसका ये मतलब भी समझा जा सकता है कि आला कमान ये चाहता है कि आपको हर हाल में विधानसभा में देखे? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति किसके लिए कहाँ क्या अप्रोप्रिएट समझता है, ये तो उनका विजडम है। बहुत सीनियर लोग होते हैं हमारे, और वही उनका विजडम है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर सीट को अपने नज़रिए से देखना चाहिए कि ये सीट सेफ है, ये डेंजर है, ऐसे नहीं देखना चाहिए। कौन सा व्यक्ति कहाँ पे सूटेबल हो सकता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो इसको आप अपने इस नज़रिए से देखें, उचित नहीं। ठीक है, केंद्रीय चुनाव समिति का जिक्र आपने किया। केंद्रीय चुनाव समितियों की जब बैठक होती है कि किसी प्रदेश में चुनाव होता है, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया जाता है, प्रदेश संगठन मंत्री को बुलाया जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री है तो उनको बुलाया जाता है। जनरल सेक्रेटरीज को बुलाने की परंपरा रही नहीं है। आपको बुलाया गया था केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ बैठक थी? जी, केंद्रीय चुनाव समिति के का प्रोटोकॉल में एग्जैक्ट कौन कौन हमारे संविधान में शामिल हैं, मैं डिटेल नहीं बता सकता आपको। बाकी राज्य चुनाव समिति का भी एक पोर्शन होता है उससे, कंसल्टेंसी का। तो आप थे ना उसमें? मैं निश्चित रूप से उस मीटिंग में था, मुझे इनवाइट किया गया था उस मीटिंग में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो सारे हमारे प्रदेश महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी, सारे प्रदेश महामंत्रियों को बुलाया गया था। हाँ जी। ये बात कही जाती है कि आप इस प्रदेश में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय दिल्ली की आला कमान के इन दिनों आंख, नाक और कान भी बने हुए हैं, और अलोकप्रिय ब्रीफ भी अगर कहीं होता है, कोई मुश्किल ब्रीफ फीडबैक भी होता है किसी विधानसभा, किसी राजनीतिक विषय के बारे में, तो आप उनके समक्ष ईमानदारी से कह देने में हिचकते नहीं। बात सही? देखिए, पार्टी के पास हजारों नाक, हजारों कान, हजारों आँख हैं। हमारी पार्टी बहुत ही सशक्त पार्टी है, और जिस तरह से हमारे केंद्रीय नेतृत्व चलता है उसको आप सब लोग भी जानते हैं, पूरे देश में किस तरह से चलती है हमारी केंद्रीय नेतृत्व। तो निश्चित रूप से जहाँ मुझे अवसर मिलता है, जहाँ मुझे पार्टी अपॉर्चुनिटी देती है, तो मैं सही चीज़ को रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिस भी फोरम हो। और मैं बिना डर के, बिना झिझक के, जो सही है और पार्टी के हित में है, उसको बेबाकी के साथ रखने में भी यकीन करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत नफ़ा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आई डोंट केयर। ठीक है, एक चीज़ इस सीट के बारे में और बात करेंगे, फिर प्रदेश स्तर की बात होगी कि ये सीट ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के से यहाँ वैश्य समाज से उम्मीदवार उतारती रही है, रायगढ़ से। इस बार आपको लाया गया है। ऐसी सुगबुगाहटें हैं कि वैश्य समाज में इसको लेकर के नाराज़गी रही, आपने इसको एड्रेस किया?
नहीं देखिए, टिकट मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उतारा है, बट यहाँ पे मैं मानता हूँ कि बहुत सारे हमारे सीनियर और क्षमतावान और अनुभवी नेता हैं, और सबके कोऑर्डिनेशन से, सबके सहयोग से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जगह पे हम जाते हैं तो आपका व्यक्तिगत चेहरा, आपका व्यक्तिगत इमेज, आपका व्यक्तित्व एक सर्टेन वोट लेकर आता है, बट संगठन की ताकत, संगठन से वर्षों नहीं दशकों से जुड़े हुए लोगों की ताकत, उसको भी जोड़ना उतना ही जरूरी होता है। निश्चित रूप से वैश्य समाज के लिए भी पर्याप्त स्पेस पार्टी क्रिएट करती रही है, करती रहेगी, और हम सब मिल करके सबको बराबर सम्मान देते हुए, सबको बराबर प्रतिनिधित्व देते हुए हम रायगढ़ सीट को भी आगे लेकर जाएंगे, और सभी लोगों को महत्व मिले इसकी हम सब चिंता करें। आपने एड्रेस किया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, वैश्य समाज के लोगों के साथ बैठकें हुई जब यहाँ? मैं सभी समाज के लोगों के साथ बैठ के कर रहा हूँ, निश्चित रूप से वैश्य समाज के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि उनका प्रभाव है, वो एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उनका इम्पैक्ट है, ओपिनियन मेकिंग में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इसलिए मैं सबके साथ बैठ रहा हूँ, और वो चीज़ों को समझते भी हैं। मैं क्या विजन लेकर आया हूँ, मेरे आगे की सोच क्या है, रायगढ़ को हम कैसे बदल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक कर सकते हैं, पॉल्यूशन कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब विचारों को मैं जब रखता हूँ तो वैश्य समाज के लोग भी और अच्छे तरीके से भी समझते हैं, और वो दूसरों को परकोलेट करने में भी मदद करते हैं। आपने आप जब प्रशासनिक सेवा में रहे, कई तरह की योजनाएं, कई तरह के इनोवेटिव चीज़ें आपने की। नवाचार के लिए कहा गया कि आप जाने जाते हैं, नन्हे परिंदे योजना, कुछ उनके बारे में बताइए, क्योंकि हमारी रिपोर्टर बस्तर गई थी तो उनको एक लाभार्थी मिले जिनको आपने पढ़ने में उस वक्त मदद की थी, और अब वो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, बाहर से पढ़ करके आए, ठीक ठाक काम कर रहे हैं अपना। जी, क्या क्या संक्षेप में बता दीजिए कि आपने क्या क्या 2-2, 3-3 चीज़ें आपने की जब आप प्रशासनिक सेवा में रहे, जिसकी वजह से कुछ एक बार आपको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले। मनमोहन सिंह के समय भी मनमोहन सिंह जी ने सम्मानित किया। जी, जैसे दंतेवाड़ा आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक बड़ा इनोवेटिव काम किया था, एक एजुकेशन सिटी बनाई, लगभग 7,000 बच्चों की कैपेसिटी है, और एक फुल्ली रेसिडेंशियल मॉडल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, उस स्तर पर स्टार्ट हुआ जंगल के बीच में, और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ के आप सारे करीब 19 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। KPMG ने 2012 में वर्ल्ड की बेस्ट 100 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में उसे शामिल किया था, एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा को। बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी भी देखने के लिए गए, रामनाथ कोविंद साहब भी देखने के लिए गए। इट्स वेरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट। दूसरा आप ले सकते हैं नन्हे परिंदे, आपने जिक्र किया तो मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इनमें पहुँच नहीं पाते हैं, जबकि एक बार वो पहुँच जाए तो उनका क्वालिटेटिव एजुकेशन इंश्योर हो सकता है बिना एक्सपेंसिव पैसे के, कॉस्ट के। तो इसलिए हमने 4th क्लास के बच्चों को पिक करना स्टार्ट किया, और उनको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर किया, और जब एक बार 5th के बाद एंट्री कर जाते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में, तो 12th तक अच्छा एजुकेशन हो जाता है। इसी तरह के वहाँ पे हमने 20 ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट किए। छू लो आसमान बड़ा फेमस है, लाइवलीहुड कॉलेज, गुजर बसर कॉलेज, जो हम कई बच्चे होते हैं जो एजुकेशन की फॉर्मल बस को मिस कर चुके होते हैं, उनके लिए उनको 3 महीने 4 महीने की क्वालिटेटिव स्किल ट्रेनिंग दे करके हम उनको इंगेज करते थे। इसको बाद में पूरे 27 उस समय के 27 जिलों में रेप्लिकेट किया गया था सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रिशिएट किया था। इन सबसे अलावा और एक जिक्र करना चाहूँगा, रायपुर की नालंदा परिसर का भी आप जाकर देखिएगा, NIT जो है जी, NIT के बगल में, और कहने को लाइब्रेरी है, बट इट्स अ फुल नॉलेज जोन और एक होलिस्टिक नॉलेज जोन है, और मैं चैलेंज करता हूँ कि इंडिया में उतनी सोच के साथ कोई लाइब्रेरी बहुत ही रेयरेस्ट हुए। ठीक है। 2018 रायपुर कलेक्टर थे, आपने इस्तीफा दिया। एक सवाल तो जायज़ है, क्या आपका कोई बफर टाइम नहीं था? चट इस्तीफा प्रशासनिक सेवा से, पट सदस्यता भारतीय जनता पार्टी, बीच में कोई बफर टाइम नहीं था। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि बतौर कलेक्टर जब आप काम कर रहे थे तो आप कितने निष्पक्ष थे? अच्छी देखिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना एक अलग जिम्मेदारी होती है, और बट नेचुरल आप चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, और पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज़ होती है। आप उस समय के लोगों से मेरे फीडबैक ले सकते हैं इनफॉर्मली, अभी तो फॉर्मली कोई भी पॉलिटिकल एलिगेशन लगा देगा। अब अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड दिया, उनका मेडल पहनाता हुआ फोटो है, लेकिन अभी भूपेश बघेल जी जाकर दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी के लिए मुझे उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। आरोप तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ,
मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज तो कुछ भी बोल देगा कोई भी, बट उस समय के लोग जो थे, कांग्रेस के थे या दूसरी पार्टियों के लोग थे, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि हाउ आई वॉज फेयर। मैं रियल में बहुत फेयर होकर काम करता था, और शायद मेरी जो भी क्रेडिबिलिटी रही है वो 13 ईयर्स में अच्छा काम करने की वजह से रही। आम आदमी पार्टी के नेता हैं गोपाल राय, जानते हैं आप उन्हें? जी। उन्होंने आरोप लगाए कि आपके समय में सरकारी और निजी ज़मीन की अदला बदली हुई 2011 से 2013 के बीच। बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, पर सरकार की ओर से जांच नहीं कराई गई। रमन सिंह की सरकार थी उस समय। ये देखिए, ये ज़मीन का ट्रांजैक्शन कहाँ पर हुआ अदला बदली? दंतेवाड़ा में। मैं रायपुर में 2 साल म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा, 3 साल कलेक्टर रहा। मुझे कोई ज़मीन का घोटाला करना होता तो कैपिटल में करता, दंतेवाड़ा के 5% भी रेट आने वाली जगह पे ना करता। वहाँ पे इतने सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, फॉरेस्ट एक्ट हैं, उसके बीच में से ज़मीन निकालना, उसमें प्रोजेक्ट करना इतना कठिन होता है। तो उस समय में 20 ज़मीन के ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, वो 20-25 लाख के टोटल शायद उसकी वैल्यू है। 20 लाख रुपए के ज़मीन का मैं ट्रांजैक्शन करके कितना बड़ा स्कैम कर लूँगा। आदरणीय गोपाल राय जी को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे साथ कभी चलें, और जिन प्रोजेक्ट्स के लिए हमने काम किया, जिन ज़मीनों को हमने अदला बदली किया, उसे देख कर आएँ वो कितने सेंसिटिविटी के साथ। कई बार थोड़े बहुत रूल्स को हम दायां बायां करके भी हमको करना पड़ता है। जब आप नक्सल एरिया में काम करते हैं, लकीर के फ़कीर बने रहेंगे तो नक्सल एरिया में, इतने सेंसिटिव एरिया में कई काम आप नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह की चीज़ों को हम प्रशासनिक करियर को भी दाव पर रखते हैं, कई बार जान को भी दाव पर रखते हैं, तब दंतेवाड़ा में प्रोजेक्ट हो पाते हैं। वो ये हमारी जांच नहीं हुई। बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा कि जांच होनी चाहिए, वो जांच नहीं हुई क्योंकि रमन सिंह की सरकार थी और आप उनके करीब। मैं आगे बोलूँगा, ये तो सेंसिटिव पार्ट में बताया, इमोशनल पार्ट बताया, और गोपाल राय जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी मेरे साथ चलें देखने के लिए। दूसरा चीज़ आपने कहा कि माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया जांच के लिए, उस पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई रमन सिंह जी के समय में। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, कोई सेक्रेटरी या कोई डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में नहीं की गई, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में की गई। और जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस को जांच अधिकारी से हटाते हुए उनके अंदर के एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी को जांच के लिए बिठाया गया, हाई कोर्ट के जज को हटाते हुए। तो मैं उससे मेलाफाइड इंटेंशन भूपेश बघेल का बहुत क्लियर था। इसी बात को लेकर मैं कोर्ट में गया, फिर जाके भूपेश बघेल जी के समय भी स्टे लगा है। रमन सिंह जी ने तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच बिठाई थी। ठीक है, गोपाल राय जी को ये क्लियर करिएगा। जी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री आप ही की तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, अजीत जोगी। क्या छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री भी भूतपूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे? ये प्रेडिक्शन करना आप मीडिया लोगों को वाला का काम है, ज्योतिष लोग ये काम कर सकते हैं, और असली बात तो हमारे सेंट्रल लीडरशिप तय करती है। मेरा ये डोमेन नहीं है, मेरे पे स्केल का ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरे पे स्केल से पूरे ऊपर की चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, और जो भी आज जिम्मेदारी पार्टी मुझे दे रही है उसे मैं ईमानदारी के साथ पूरा कर रहा हूँ। अभी फिलहाल एक कैंडिडेट के रूप में उतारा है पार्टी ने, मैं अपना 100% देते हुए अपना काम, अपना दायित्व निभा रहा हूँ। चूँकि आप उन बैठकों में बुलाए जाते हैं छत्तीसगढ़ की, और आपसे ईमानदार फीडबैक के लिए आप जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह और जेपी नड्डा जी आपसे फीडबैक लेते हैं, दौड़ में तो होंगे? देखिए, दौड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित शब्द है ही नहीं। यहाँ पे पद अपने आप में एक शब्द होता ही नहीं, यहाँ पे शब्द होता है दायित्व। तो आप इस भावना के साथ जाएंगे कि मैं ये पद पा जाऊंगा, मैं ये दौड़ में शामिल हो जाऊंगा, मैं ये दौड़ में जीत जाऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आपका कोई स्थान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक शिद्दत के साथ काम करूं, एक समर्पण के साथ काम करूं, सेवा मेरा उद्देश्य हो, देश के लिए कुछ करना मेरा उद्देश्य हो, इस भावना के साथ जाएंगे तो आपको कौन कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, जिम्मेदारी बोलूँगा, दायित्व बोलूँगा, उसकी गिनती नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी जिम्मेदारियां, इतना दायित्व मिल सकता है। लेकिन जब हम उसे कुर्सी और पद के रूप में देखेंगे तो शायद मोदी जी के पॉलिटिक्स में, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में ऐसे सोच वालों के लिए कोई जगह नहीं है, जो मैं भाजपा के और मोदी जी की पॉलिटिक्स को समझता हूँ। ठीक है। हाँ, वो उसमें ये भी है कि अगर कोई कह देता है कि हाँ शायद मैं दौड़ में हूँ, फिर वो दौड़ से बाहर भी हो जाता है। नहीं, वो कोई कहे ना कहे, आई डोंट केयर, उससे मतलब नहीं है। बट मेरा मानना है कि इस पार्टी में अगर कुछ करना है तो आपको समर्पण चाहिए और देश के लिए एक अच्छी भावना चाहिए। पद बहुत मिल सकते हैं, जिम्मेदारियां बहुत मिल सकती हैं,
ना भी मिले तो आदमी को उससे ऊपर उठकर जीना चाहिए। यही मोदी जी की और भाजपा की पॉलिसी। छत्तीसगढ़ में भाजपा में एक ओल्ड गार्ड्स हैं, पुराने नेता हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह 3 बार के रहे, बृजमोहन अग्रवाल हैं, एक बहुत सारे नेताओं की एक श्रृंखला है। आप न्यू गार्ड्स में आते हैं, है ना। अभी 2018 में भाजपा में आए, जल्दी सफलता की सीढ़ियां भी चढ़े, प्रदेश स्तर पर नाम है आपका। रमन सिंह के आप ब्लू आइड बॉय कहे जाते थे जब आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। अब लोग आपको कंपटीशन की तरह भी देख रहे हैं उनके। मैं राजनांदगांव में था, कैमरा पर ये रिकॉर्ड है, जो रमन सिंह की सीट है। वहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था और मैंने पूछा कि आपके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा कोई भी बन सकते हैं, ओपी चौधरी भी बन सकते हैं, अरुण साव भी बन सकते हैं। उसी क्रम में बता रहा हूँ जिस क्रम में नाम बताए गए, और रमन सिंह भी बन सकते हैं। इस कंपटीशन वाले भाव पे कुछ कहना है आपको? मैं बहुत 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 जूनियर कार्यकर्ता हूँ। मैं अभी फिलहाल एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा पे स्केल बहुत छोटा है। आदरणीय रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे ओल्ड गार्ड्स, बहुत अनुभवी जो हमारे नेता हैं, उनसे मेरी तुलना करना उचित नहीं। इसे मैं अवॉइड करने की आपको सलाह दूंगा। आप मीडिया के लोग हैं, आप तो कोई भी तुलना कर लेंगे, कोई भी प्रिडिक्शन कर लेंगे, बट मैं नहीं मानता कि मैं उनके साथ तुलनीय। मैं वही बता रहा हूँ जो जनता के बीच मैंने सुना, तो वहाँ ये बात कहेगी, इसलिए मैंने आपके सामने। आपका परसेप्शन, आपका नजरिया हो। परसेप्शन नहीं है, सिर्फ सवाल। जी। अगला सवाल, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है इस समय, और सिर्फ ईडी के सहारे वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी अभी अभी रायगढ़ आए थे। रायगढ़ के मुद्दों पर, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर कोई बात नहीं की। मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। मुद्दा उनके पास नहीं है या हमारे पास नहीं। मुद्दा देखिए, छत्तीसगढ़ को जिस तरह से उन्होंने गांधी परिवार का एटीएम बना दिया है, हर चीज में माफिया राज चला रहे हैं। रेत में, कोयला में, सीमेंट में, शराब में, गोबर में, गोठान में, पीएससी में, व्यापम में, यूरिया में, डीएपी में, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे माफिया नहीं बैठा। और सब जगह पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बना दिया गया। इसे अगर भूपेश बघेल जी मुद्दा नहीं समझते हैं तो उनका विवेक हो सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ को ऐसे लूटते हुए नहीं देख सकती। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मुद्दा है। ऐसे एक नहीं, हजारों मुद्दे। 16 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास रोक दिया गया। 6,10,000 लोगों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रोक दी गई, टेक्निकल एरर के नाम पे। मोदी जी का नाम हो जाएगा करके 16 लाख लोगों का, गरीबों का आवास रोक दिया। कि केंद्रांश की राशि जो है वो केंद्र से नहीं आई। भूपेश बघेल कहते हैं कि मैंने चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री को आवास वाले मसले पर। कोरा झूठ बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। केंद्र ने एक बार नहीं, अनेकों बार लिखा। ये स्टेट शेयर नहीं देना चाहते। ये बोलते हैं नाम में कि प्रधानमंत्री आवास क्यों है, तो इसके नाम पे स्टेट ग्रांट नहीं देते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो इसी तरह की एक छोटी योजना चलती थी, इंदिरा आवास योजना। वो तो गांधी परिवार के एक व्यक्ति के नाम पर थी। हम तो प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन के नाम पर चला रहे हैं, और उस पर केंद्रांश देने का जिक्र जीरा बार बार चिट्ठी लिखा गया। मैं सारी चिट्ठियों की प्रति आपको भेज दूंगा। भूपेश बघेल जी कोरा झूठ बोल रहे हैं। केवल मोदी जी की आवास ना बने, ये बैड इंटेंशन से उन्होंने काम किया है, और छत्तीसगढ़ के लोग इसे माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे एक नहीं, हजारों मुद्दे हैं जिसका भूपेश बघेल जी के पास कोई जवाब नहीं। धान पर थोड़ी बात करते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा धान है। 70% आबादी कृषि करती है, उसमें भी अधिकांश लोग धान उगाते हैं। मैनिफेस्टो का इंतज़ार था, थोड़ा देर से आया आपका भी, पर आ गया। कितना होगा, किसी एक अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रति क्विंटल 3,000 का आंकड़ा शायद होगा, तो आपने 3,100 कर दिया। कांग्रेस बैठी रही, उन्होंने 3,200 कर दिया आपके आते ही। ऐसा नहीं लगा कि आप उनकी पिच पर खेल रहे हैं इस मामले में, उनके गेम में फंस गए हैं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया? पिच तो तैयार है। माफिया राज के अगेंस्ट हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पिच है। आवास के खिलाफ जो हम, आवास ना देने के खिलाफ जो मोर आवास मोर अधिकार की हम लड़ाई लड़े, वो पिच है। चलबो गोठान खोलबो पोल के तहत हमने सरकार के करप्शन के पोल खोले, वो पिच है। आज महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर प्रति वर्ष 12,000 रुपये, प्रति माह 1,000 रुपये की उनके अकाउंट में पैसा डालने की बात कर रही है। पूरी घोषणा मोदी की गारंटी के रूप में घोषणा की गई है। सभी लोगों की चिंता की जा रही है। युवाओं के लिए
पीएससी जैसी चीज में महाघोटाला हुआ, उस पर भी हमारे मोदी की गारंटी में है कि हम क्रिमिनल जांच कराएंगे और गलत लोगों को सजा देंगे। 1 लाख लोगों की 1 लाख पदों की जो भर्तियां रुकी हुई, मैनिफेस्टो पढ़ा है मैंने। तो मेरा कहना है ये सारे धान पे अब बात नहीं कर रहे मैं हैं। बात धान छोड़ दे, धान प्यार, मैं धान प्यार पीछ ये सारे हैं, लेकिन निश्चित रूप से धान भी एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। और हमसे कुछ गलतियां हुई थी पुराने समय में, मिस्टेक्स हुए थे। 2 साल का हम बोनस नहीं दे पाए थे 2015-16 के समय में, तो हमसे मिस्टेक हुआ। लोकतंत्र में हमने जो गलती की उसकी हमको सजा मिली, लेकिन भूपेश बघेल जी ने उसी 2 साल के बोनस को देने की बात कही जो 5 साल वो भी नहीं दिए। तो हम अपनी गलती को सुधार करके आए हैं। और धान के पिच पर भी हम 3100 रुपीज़ पे ले रहे हैं, 21 क्विंटल ले रहे हैं। वो 3200 रुपीज़ पे ले रहे हैं, 20 क्विंटल ले रहे हैं। तो हम धान के लेवल पर भी इक्वल आकर खड़ा हो गए हैं। और जो 2 साल का बोनस हम डेट के साथ डिक्लेयर किए हैं कि 25 दिसंबर को हम सभी लोग अटल जी आप ही के समय का बचा हुआ बोनस, हमारे रमन सिंह के जिन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार ने अपने समय का तो सारा बोनस दिया है और जो वादा किया वो पूरा भी कर दिया। लेकिन कुलदीप जी, इसी 2 साल के बोनस को 2018 के मैनिफेस्टो में भूपेश बघेल जी ने स्वयं से देने की बात भी लिखी। हाँ हाँ, लिखी थी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको 5 साल उन्होंने भी नहीं दिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कल्प्रिट थी तो भूपेश बघेल जी भी आज कल्प्रिट है। और उस पैसे को 25 दिसंबर डेट डिक्लेयर किया है भारतीय जनता पार्टी के, अटल जी की जयंती पे हम दे रहे हैं। तो हम धान के पिच पर बराबरी पे हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस से हम ज़्यादा दे रहे हैं, पर धान के पिच पर हम किसानों के साथ बिल्कुल खड़े हो गए हैं। और भूमिहीनों की बात, आवास की बात, महिलाओं की बात, युवाओं की बात, उस पर हम बहुत आगे निकल गए हैं। इसलिए कांग्रेस का ही मुकाबले भी नहीं। आप चूंकि प्रशासनिक सेवा से आते हैं तो एक पॉलिसी स्तर का सवाल है कि ये जो धान की स्पर्धा है इसको कुछ अर्थशास्त्री इस नज़र से भी देखते हैं, इसके 2 नुकसान होंगे। एक, वित्तीय अनुशासन बिगड़ेगा कि अगर आप किसानों को बोनस अतिरिक्त देते रहेंगे, और दूसरा छत्तीसगढ़ का जल स्तर नीचे जाता रहेगा क्योंकि धान की फसल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है जो ऑलरेडी नीचे जा रहा है। ये दोनों जो मोर्चे हैं, आप इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता तो नहीं कि इस वित्तीय अनुशासन और जल स्तर उनकी चिंताओं में शामिल है, क्योंकि आप भी 2800 का ना वादा चल रहा था, लगभग हवा में था, मैनिफेस्टो नहीं आया था कांग्रेस का, तो आपने 3100 कर दिया और बढ़ कर। उस स्पर्धा में तो आप भी शामिल हैं। देखिए कुलदीप जी, लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और धान लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने सुधार के कुछ बिंदुओं को रखा है, उसको भी मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ। और लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप शायद हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी किए हैं, और शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कई बार थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मैं इससे इनकार नहीं करता कि हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और साथ में ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा, इस स्पर्धा की जो आपने कांग्रेस भाजपा के बीच, पता है ना कि मौजूदा कांग्रेस भूपेश बघेल सरकार पर कितना कर्ज है? निश्चित रूप से अब 12,000 रुपये प्रति अब हर विवाहित महिला को देंगे तो वो कर्ज बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, मैं कुलदीप जी आपकी बात से सहमत हूँ, बट मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि हम तो डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। हमारे थोड़ा केंद्र से भी लेंगे। हम तो, हमारे पास तो मोदी जी का केंद्र का सपोर्ट रहेगा। 2024 में भी मोदी जी फिर वापस आ रहे हैं, पूरे देश को पता है। कांग्रेस के लोग कैसे करेंगे? हम तो डबल इंजन की सरकार के आधार पर मोदी जी से सपोर्ट लेके, केंद्र की सपोर्ट से हम छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर लेंगे। बट इनका वादा तो पूरा का पूरा झूठा साबित होगा। पिछली बार भी इन्होंने बोला था 1,000-1,500 रुपये का वृद्धा पेंशन देंगे, महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, 2,500 युवाओं को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो अभी भी पूरा नहीं किए। तो इनके वादे तो पूरे झूठे साबित होने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण हम ही पूरा कर पाएंगे। पी चौधरी जी को सुन रहे थे, आपको चुनाव ने रायगढ़ सीट से लड़ रहे हैं, आप उसके लिए शुभकामनाएं। प्रदेश महामंत्री हैं रायगढ़। धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद आपके दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। छत्तीसगढ़ में हमारी चुनाव यात्रा जारी है। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।